लोकसभा चुनाव 2024 समाप्त हुए कई दिन गुजर चुके हैं, परंतु इन परिणामों ने आज भी समीक्षा जारी है। कुछ सत्ताधारी दल की सीटें कम हुई हैं, परंतु सत्ता में एनडीए ही आ रहा है। हमारे बुद्धिजीवी वर्ग अलग अलग तर्कों के साथ यह स्पष्ट कर रहे हैं कि यह सीटें कम क्यों हुई। मैं इसके विपरीत आपके समक्ष सिर्फ एक प्रश्न रखूँगा कि आप क्या सोचते हैं, यह सीटें कम क्यों हुई। आप कहेंगे कि जो नेता थे उनका झुकाव जनता के प्रति नहीं था। देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई चरम पे थी। आप कहेंगे कि नेताओं ने जनता से अपना संपर्क नहीं रखा, क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। निश्चित तौर पे मैं सहमत हूँ। अब आप यह समझ लीजिए कि जो इस देश में चुनाव होते हैं वो कई स्तरों पे अलग अलग होते हैं, जिनमें सड़क, सीवर, बिजली, पानी के लिए नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत जैसे चुनावों की व्यवस्था की गई है, जहां पर इन मुद्दों के साथ हम अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधि को चुन सकते हैं जो आपके क्षेत्र में विकास कार्य कराए। इसके साथ रोजगार, समाज और क्षेत्र के विकास, महंगाई और गरीबी के लिए हम प्रदेश सरकार का चुनाव करते हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार का भी एक बड़ा हिस्सा होता है। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर हम लोकसभा का चुनाव करते हैं। देश के चुनाव के लिए अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जिनकी जिम्मेदारी भी है कि वह न केवल देश की जनता के लिए रोजगार, महंगाई से उनको मुक्ति दिलाएं, बेरोजगारी हटाएं, रोजगार सृजन करें। इसमें राज्य सरकारों का वो सहयोग करें और उनके साथ नीतियां निर्धारित करें। और इन सब के साथ साथ उनका जो बड़ा काम है वह अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करें, जिसके लिए उनको वोट दिया जाता है। विश्व में नीतियां बनाएं जिससे कि भारत में प्रचुर मात्रा में संसाधन पैदा हों। परंतु दुर्भाग्य देखिए, इस देश का जो चुनाव हुआ, जिसका मुख्य प्रमुख मुद्दा होना चाहिए था राष्ट्रीय सुरक्षा का, लेकिन लोगों ने क्षेत्रीय विकास के नाम पर वोट दिया। लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार के नाम पर वोट दिया। देना भी चाहिए, लेकिन विपक्ष ने पूर्णतः आपको गुमराह किया। वह जानता था ये मुद्दे नहीं हैं। मुद्दा देश के विकास का होना चाहिए था, देश की सुरक्षा का होना चाहिए था और इस पर होना चाहिए था, क्योंकि यह एक एजेंडे के तहत देश को कमज़ोर करने का जो षड्यंत्र विपक्ष के द्वारा, खास तौर पे कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, यह लोगों के सामने अभी तक पूरी तरह नहीं आ पा रहा है। आप अध्ययन करेंगे, सन 47 से लेके आज तक कई ऐसी बातें रही हैं जिसने इस देश को कमज़ोर किया है। अब बात आती है महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी जैसे मुद्दों पर राष्ट्रीय चुनाव की। तो मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आप बता सकते हैं पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी है? पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार पिछले कई सालों से है, परंतु वहाँ की हालत जानते हैं क्या है? वहाँ गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, सब कुछ है, परंतु सरकार ममता बनर्जी की बराबर है। उदाहरण के तौर पे बंगाली अस्मिता की बात करने वाले अधीर रंजन, जो खुद कांग्रेस के नेता थे, हमेशा बल्कि 25 वर्षों से पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से चुनकर आते थे, परंतु अब की बार एक गुजराती मुस्लिम यूसुफ पठान को टीएमसी ने वहाँ पर उतार दिया था। नतीजा देखिए, अधीर रंजन जो एक बंगाली थे, जो यह दावा बंगाली अस्मिता का करते नहीं थकते थे, वो वहाँ से हरा दिए गए। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी वहाँ पर महंगाई नहीं थी, वहाँ पे बेरोजगारी नहीं थी, वहाँ पे क्षेत्रीय विकास नहीं था। क्योंकि अगर ये मुद्दा होता तो अधीर रंजन जरूर जीत के आते, क्योंकि वह 25 साल से क्षेत्र के विकास के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और जीत रहे थे। मुद्दा था इस देश में
गजवाए हिंद की सोच को आगे बढ़ाने का। जब भी एक गुजराती मुस्लिम आता है जिसको कोई बंगाली नहीं आती थी, बंगाल की भूमि से, माँ माटी मानुष के शब्द से वाकिफ़ नहीं था, वहाँ बिना सोचे समझे उसको जिता दिया जाता है। बात केवल यहीं ख़त्म नहीं होती है। खालिस्तानी विचारधारा के, पंजाब को खालिस्तान बनाने के विचार के साथ चलने वाले अमृतपाल सिंह, जो इस समय जेल में बंद किया गया है, इसके साथ एक और खालिस्तानी समर्थक, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारे के पुत्र, वह निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और उनको जिता दिया जाता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहाँ भी नशा, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे समस्याएं थीं, परंतु ये दोनों की जीत बताती है कि जिन लोगों ने इनको जिताया है उनके लिए इन मुद्दों की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब कश्मीर में आइए। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला का परिवार सन 47 से वहाँ की राजनीति कर रहा है, परंतु इस चुनाव में उमर अब्दुल्ला, जो फारूक अब्दुल्ला के पुत्र हैं, वह चुनाव हार जाते हैं। किससे हारते हैं? एक निर्दलीय से। और वह निर्दलीय कौन है? टेरर फंडिंग का आरोपी, अलगाववादी, इस देश से कश्मीर को अलग करने का सपना देखने वाला। तो ये जो खतरनाक पैटर्न उन राज्यों में चल रहा है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक का नहीं है। यही हाल आपने देखा होगा, केरला फाइल्स में भी देखा होगा, क्या होता रहता है। परंतु आपके मुद्दे अलग हैं और ये मुद्दे तब तक अलग रहेंगे जब तक आपकी स्थिति पश्चिम बंगाल, पंजाब और कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं जैसी नहीं हो जाएगी। वहाँ पर जो हालात पैदा हो रहे हैं वो इस देश के लिए खतरनाक हैं। लेकिन प्रसन्नता इस बात की है कि आज राष्ट्रवादी लोग भी जागृत हो रहे हैं और इसी का परिणाम है कि सारे लालच देने के बाद 1-1 लाख रुपए में वोट खरीदने का प्रयास कांग्रेस द्वारा जो किया गया, उसको किनारे करते हुए भी जो झूठे झूठे वादे, झूठे झूठे नैरेटिव फैलाए गए, उसको किनारे करते हुए देश की जनता ने पूर्ण विश्वास अगर व्यक्त किया है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में ही प्रस्तुत किया है। इसका मतलब है कि अब देश की जनता जागरूक तो हो रही है, परंतु आज भी हमारे कई भाई बहन जो जातिवाद, अपने लाभ के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं और उनको लगता है कि देश का विकास हमारी जाति का नेता ही कर पाएगा। अरे बिल्कुल, उसको आगे आना चाहिए, लेकिन आप अपनी अकल लगाइए कि उनका कद राष्ट्रीय राजनीति में क्या है। ऐसा तो नहीं है कि वह एक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ काम करने वाली सरकार के रास्ते का रोड़ा बन करके उनके मार्ग को तो अवरुद्ध करेंगे, परंतु वह इस देश को कुछ दे नहीं पाएंगे। सोचिएगा अवश्य, कहीं आप अज्ञानतावश आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ते मुश्किल तो नहीं कर रहे हैं, उनके रास्तों में कांटे तो नहीं बिछा रहे हैं। जिस बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई का नैरेटिव फैलाया जाता है, जिसमें आप फंसते हैं, कहीं इसमें फंसे फंसे आप अपने देश को तालिबानी संस्कृति की तरफ तो नहीं ले जा रहे हैं। मैं सदैव उपलब्ध हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। यदि आपको लगता है मैं किसी भी विषय से भटक रहा हूँ या गलत विचार रख रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर आप हमसे मिलिए, हमें आप समझाइए, मैं उसको स्वीकार करूँगा। यदि मुझे लगता है कि मेरी विचारधारा किसी गलत रास्ते पे है तो मैं उस पर संशोधन करके पुनः आपके सामने उस विचारधारा के साथ भी आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।